हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ जेएफ निशा इनसाइट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट का पार्ट 24, जिसमें आज हम अपने कुछ एक छोटे छोटे रिमेनिंग पोर्शन हैं उनको कवर करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट हैं। मैंने आपके लिए स्पेशल एग्जाम को एनालाइज कर करके इन टॉपिक्स को बनाया है, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहे हैं पीवाईक्यू में। अपने 2023 के जो पीवाईक्यू है उसमें बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस में से मैंने आपके लिए कॉन्सेप्ट को क्या किया है, चूज करा है एंड स्लाइड बना के आपके लिए लेके आई हूँ। ठीक है, तो कल हमने एक बार क्या किया था वो देख लेते हैं, उसके बाद में फिर हम आगे का पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए। देखिए, कल हमने कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करा था? कल हमने पढ़ना स्टार्ट करा था यूटा हो गया था, पेडागोजी हो गया था, जियोंटोलॉजी से किया था। इसे जिरोंटोलॉजी से किया था, है ना। जिसमें हमने क्या देखा था कि ओल्ड पर्सन की जो स्टडी करते हैं उनकी एज की, है ना। एक बार इंक चेंज कर लूँ। ओल्ड पर्सन होते हैं उनकी एज की स्टडी करते हैं, उनकी जो मेंटल फिजिकल इन चीज़ की स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं जिरोंटोलॉजी, है ना। सब फील्ड किए थे हमने, और जीएटिक्स करी थी कि मेडिकल ब्रांच थी, है ना, जो स्टडी करती है किसकी, ओल्ड एज पर्सन होती है उनकी हेल्थ की केयर की स्टडी करती है। फिर हमने कुछ फिलोसफीज देखी थी टीचिंग मेथड की, जिसमें हमने प्रोग्रेसिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, फेडरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म करा था, और आगे बिहेवियरिज्म, आइडियलिज्म करा था। फिर उसके बाद में मैंने आपको आइडियलिज्म, बिहेवियरिज्म, प्रैग्मेटिज्म ये डिटेल में भी करवाया था, है ना। और रियलिज्म भी करवाया था कि हम जो नॉन फैक्ट्स है, जानने माने तथ्य है, उनके ऊपर बिलीव करते हैं। आइडियलिज्म वाले क्या करते हैं, आइडियाज को मानते हैं। नेचुरलिज्म वाले गॉड को नहीं मानते हैं। ये आपको पढ़ाया था, ठीक है। फिर हमने माइंड मैप पे छोड़ दिया था, है ना। माइंड मैप क्या होता है वो मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था डिटेल में। फिर भी आपको मैं थोड़ा सा दोबारा और बता देती हूँ, क्योंकि क्या हुआ, फिर मैं आपको समझाने लगी थी तो अपना टाइम अप हो गया था। तो अब हम पढ़ते हैं, दोबारा से बता देती हूँ उनको। माइंड मैप क्या होता है, एक डायग्राम होता है। एक डायग्राम होता है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी, आइडियाज की, थॉट्स की, कॉन्सेप्ट की। ठीक है, मतलब हम अपने आइडिया को, अपने थॉट को अरेंज करते हैं ग्राफिकली, ग्राफ के तौर पे दिखाते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं, जिसके बिहाफ पे हम नए कंसेप्ट है, नई नॉलेज है वो जनरेट कर पाते हैं। इसको अब मैं समझाती हूँ। देखिए, एक अपना आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, इसको हमने क्या एक डायग्राम के थ्रू समझाया, ऐसे ऐसे करके। मतलब मान लो मैंने ये टीचिंग के लेवल करवाए, टीचिंग के लेवल, लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है, टीचिंग। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि पहला लेवल है ऑटोनोमस लेवल, ऑटोनोमस लेवल, ठीक है। फिर मैंने कर दिया मेमोरी लेवल, कौन सा, मेमोरी लेवल। उसके बाद में मैंने यहाँ पर लिख दिया अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसको थोड़ा सा मुझे ऊपर करना पड़ेगा। हाँ, देखिए, अंडरस्टैंडिंग लेवल। और यहाँ पर मैंने कर दिया रिफ्लेक्टिव लेवल। तो अब बताइए, अगर मैं आपको सीधा बताती थ्योरी वे में कि लेवल ऑफ टीचिंग है वो कितने टाइप के होते हैं, अगर हम इसका कंटिन्यूम देखेंगे तो अमूर होते हैं। लेवल ऑफ वैसे तो 3 होते हैं, और लेकिन मोर एक्सेल बिगिन ने 4 दिया, अमूर यानी कि ऑटोनोमस, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव, है ना। तो ग्राफ के थ्रू आपको इजिली समझ में आ गया ना। तो एक सेंट्रल सिस्टम होता है, एक सेंट्रल आइडिया होता है, उसके चारों ओर ब्रांचेस निकल के हम जब आइडिया को, कॉन्सेप्ट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं माइंड मैप। उसको हम क्या बोलेंगे, माइंड मैप। तो ये ही है माइंड मैप का कंसेप्ट, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। देखिए, ये माइंड बना हुआ है ना, किसी पर्सन का माइंड है, उसमें मैप बना लिया, उसने प्लानिंग करी, उसने प्लानिंग करी कोई चीज की, ठीक है, स्ट्रेटेजी बनाई। फिर उसने क्या करा, उस चीज को ना कोलैबोरेट करा, मतलब कि उसने देखा कि मैंने जो प्लानिंग करी है, जो प्लानिंग करी है वो दूसरों के साथ टीम वर्क करके, उसको कम्युनिकेट करके, अपनी प्लानिंग को, अपनी स्ट्रेटेजी को बता के ही तो काम कर पाऊंगा, है ना। जो आइडिया आया था उसके अंदर क्रिएटिविटी आई थी, इनोवेशन आई थी, है ना। अब देखो, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं हम कि सबसे पहले किसी के माइंड में क्या हुआ, क्रिएटिविटी आई, आइडिया आया, क्रिएटिविटी आई, आइडिया आया। उसको उसने क्या किया, कम्युनिकेट करा दूसरे पर्सन को, एक टीम बनाई, टीम में वर्क करने के लिए। फिर क्या करा, उस चीज को प्लान करा कि अब ऐसे ऐसे काम करेंगे, प्लानिंग करी। फिर उस प्लानिंग को एनालाइज करा, डीप अंडरस्टैंडिंग करी किसी सब्जेक्ट की। फिर उसके उससे उसकी क्या हुई, क्रिएटिविटी है वो बूस्ट हो गई। क्या हुआ, क्रिएटिविटी बूस्ट हो गई। तो इसका स्टेप हम देखें, सीक्वेंस देखें, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, सबसे पहले तो हमारे दिमाग में कोई आइडिया आया,
है ना, उस चीज़ को हमने कम्युनिकेट करा, दूसरे लोगों को बताया टीम वर्क में करने के लिए, फिर उस आइडिया के लिए प्लान बनाया कि कैसे कैसे काम करना है, उस प्लान को एनालाइज करा, फिर इससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। ठीक है, तो ये था माइंड मैप। अब कहते हैं कुछ स्टेप कौन से होते हैं हमें माइंड मैप बनाना है, तो सबसे पहले तो मेन आइडिया को सेंटर में रखो। देखो मैंने आपको बताया था ना, मेन आइडिया को सेंटर में रख दिया, ब्रेनस्टॉर्म टॉपिक। अब देखो मैंने ये ना ऐसे लिख दिया कि जो एक अच्छा टीचर होता है ना, उसकी क्या क्वालिटी होती है, मेन आइडिया हो गया, अच्छे टीचर की क्वालिटी, यहाँ पे क्वालिटी लिख देती हूँ मैं, अच्छे टीचर की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, सेंट्रल आइडिया मैंने बीच में लिख दिया। अब ब्रेन करो टॉपिक को, मतलब इस टॉपिक के बारे में सोचो, विचार करो, आइडियाज लेके आओ। ब्रेन मतलब नए नए आइडियाज लेके आना। ठीक है, स्टोर मतलब तूफान होता है ना, ऐसे आइडिया का तूफान आना। तो मैंने देखा अच्छा टीचर वो होगा जो क्या करेगा, कम्युनिकेशन जिसको अच्छे से आता हो, है ना, अपनी बात को अच्छे से समझा पाए, और उसको हिंदी तो कम से कम आनी आनी चाहिए, है ना, ताकि अच्छे से समझा सके, मान लो, और उसकी जो पर्सनैलिटी हो वो अच्छी हो, करेक्टर अच्छा हो, ताकि बच्चे को वो क्या अच्छी शिक्षा दे सके, और अंडरस्टैंडिंग हो, है ना, अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ में क्या उसको सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, और बच्चों के साथ क्या है, फ्रेंडली हो, जितना जरूरत हो उतना, और साथ में क्या करो, स्टूडेंट सेंटर्ड टेक्निक या फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंग टेक्निक अपनाने वाला हो, है ना, आइडियाज लेके आए, क्रिएट सब टॉपिक्स। अब इन टॉपिक्स देखो अलग अलग क्रिएट कर दिया ना, कि फ्रेंडली होना चाहिए, स्टडी में अच्छा होना चाहिए, सिचुएशन समझना चाहिए, रीअरेंज कर दिया टॉपिक को। अब मैं टॉपिक को रीअरेंज भी कर दूंगी, पहले ऐसे भी बता सकती हूँ कि देखो यहाँ पर पहले नंबर पे आ गया अपना कि जैसे लेवल का बताया था कि मैंने ऑटोनोमस लेवल हो गया, फिर हो गया अपना मेमोरी लेवल, फिर अपना हो गया अंडरस्टैंडिंग लेवल, फिर हो गया रिफ्लेक्टिव लेवल, है ना, अरेंज भी कर दिया, ऐड इमेज फॉर्मेट। अब इमेज वगैरह भी लगा सकती हूँ मैं, डायग्राम बनाती हूँ तो अच्छे से समझाने के लिए, नोट भी कर सकती हूँ, रिसर्च कर सकती हूँ अब उस टॉपिक पे। तो ये कहता है अगर माइंड मैप बनाना है तो हमें क्या क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो एक सेंट्रल आइडिया को बीच में रखो, उसके लिए फिर आप क्या करो, अपने टॉपिक को ब्रेनस्टॉर्म करो, उसके बारे में क्या क्या आइडिया लग सकता है, आइडिया लेके आओ, फिर उस आइडिया को क्या करो, आपको पेन पेपर पे या फिर जो स्लाइड है उस पे आप क्रिएट करो। ठीक है, क्रिएट करोगे सब टॉपिक, फिर उस टॉपिक को अरेंज कर दोगे, उसके लिए अगर इमेज वगैरह लगानी है वो लगा दोगे, बाद में आप रिसर्च करोगे और उसको नोट करोगे। ठीक है, अगर टिप्स देखनी है आपको माइंड मैप बनाने के लिए तो वो है, सबसे पहले आइडिया को रखो, फिर कम अप विद इन इम्प्रेसिव इमेज। अगर हम क्रिटिकल आइडिया को बीच में रखेंगे तो एक अच्छी इमेज बन जाएगी। कलर यूर मैप, अब मैप का कलर सिलेक्ट करो, जैसे मैंने पिंक कर रखा है। क्रिएट कनेक्शन, कनेक्शन बनाओ, जैसे ऐसे मैंने बनाया ना कनेक्शन, ऐसे ब्रांचेस को, कवर्ड ब्रांचेस को देखो कि कैसे आपकी आ रही है। यूज सिंगल कीवर्ड, सिंगल कीवर्ड का यूज करो, ऐसे नहीं कि आप माइंड में बनाने लगे तो आप लंबी लंबी लाइन लिखोगे यहाँ पे कि पहला फर्स्ट लेवल इज ऑटोनोमस लेवल, ऐसे नहीं लिखना, कीवर्ड लिखना आपको, कौन सा कीवर्ड की ऑटोनोमस लेवल है ये लिख दो, या फिर ऑटोनोमस की पूरी स्पेलिंग लिख दो, लेकिन पूरा सेंटेंस नहीं लिखना आपको। ठीक है, तो कीवर्ड लिखो और रिप्लेस कर दो वर्ड विद पिक्चर्स। ऐसे भी हो सकता है कि आप क्या करो, सेंट्रल आइडिया आपने लिख दिया, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, रुको, सेंट्रल आइडिया आपने इतना बना लिया कि टाइप्स देखना है अपने को, टाइप्स देखना है तो यहाँ पर आप क्या पिक्चर भी ऐड कर सकते हो उसको समझाने के लिए। ठीक है, पिक्चर भी ऐड कर सकते हो, पे बन जाएगा। वैसे तो ये टॉपिक है थोड़ा सा ही आता है, असर्शन रीजन में आ जाता है कि माइंड मैप क्या होता है ना, ये ज्यादातर असर्शन रीजन में ही आता है, सही गलत वाले क्वेश्चन में ही आता है, फिर भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब यहाँ से एक भी क्वेश्चन आप गलत करके आए ना तो देख लेना, फिर मैं क्या करूँगी, फिर मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि लैपटॉप से तो निकल नहीं सकती बाहर। देखिए, अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट वाला ये टॉपिक भी अपने काफी आता है पेपर में। इसको हम बोलते हैं ABC, ABC। इसकी फुल फॉर्म क्या है, अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ये क्या है, डिजिटल रिपोजिटरी है, हाउसेज एंड रिकॉर्ड ऑफ क्रेडिट एंड ईच स्टूडेंट हैज रिसीव्ड ओवर द एजुकेशनल जर्नी। ये देखो अकेडमिक बैंक बोल रही है, बैंक क्या होता है, पहले ये देखिए, बैंक होता है जहां पर हम अपने ना मनी डिपॉजिट करते हैं, हमारी एसेट्स होती है, एसेट्स कॉमर्स वाले बच्चों को पता होगा, यानी कि जो चीज हमारी जिसको क्या बोलते हैं, उसको हिंदी में बोलते हैं ना, अ, बोलते हैं ना जमा पूंजी, जमा पूंजी होती है हमारी, है ना, वसीयत होती है हमारी, जिनकी ज्वेलरी वगैरह है, जिनको हिंदी में क्या बोलते हैं, जेवरात वगैरह होते हैं, इन चीज को बोलते हैं एसेट, है ना, जो हमारी खुद की हो, है ना, जमा पूंजी हो जिस पर हमारा अधिकार हो।
ठीक है। तो बैंक में हम क्या रखते हैं, ये सारी चीजें डिपॉजिट करते हैं, हमारी मॉनेटरी टर्म वाली जो मनी में हो, है ना, मॉनेटरी टर्म वाली चीजें हम डालते हैं। लेकिन अकेडमिक बैंक हो गया, ठीक है, वो तो कौन सा होता है, फाइनेंशियल बैंक होता है। ये कौन सा, एकेडमिक, यानी यहाँ पर हम अपनी शैक्षणिक चीजें रख सकते हैं। हम अपनी एजुकेशन से रिलेटेड चीजें रख सकते हैं। किससे रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड चीजें रख सकते हैं। हमने क्या अचीवमेंट करा है वो चीज रख सकते हैं, हमारी जो पूरी ओवरऑल जो जर्नी थी एजुकेशन की। जैसे कि मैंने अभी क्या करा है, मैंने पीजी कंप्लीट करा है अपना, साथ ही साथ जेआरएफ वगैरह ये। तो इनमें क्या है, मेरी पीजी मैंने कंप्लीट कर लिया है, नेट क्लियर कर लिया है, ठीक है। और साथ ही साथ मान लो मैंने पीएचडी भी कर ली है, मान लो पीएचडी अभी करी नहीं है, पीएचडी में एडमिशन ले रही हूँ, ठीक है। नेट तो हो गया है, पीजी भी हो गई है, ये सब तो हो गया है, लेकिन पीएचडी में एडमिशन ले रही हूँ। तो मान लो मैंने पीएचडी भी कर लिया, असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन गई हूँ। तो अब तक की जर्नी में मैंने क्या क्या हासिल करा है, इन सब का रिकॉर्ड में जहां पर रखूंगी ना, उसको बोलेंगे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इन सब के सर्टिफिकेट, पीजी का, नेट का, पीएचडी का, असिस्टेंट प्रोफेसर का डिग्रियां मेरी जहां पर भी मैं रखूंगी, और जहां से मेरे को क्रेडिट मिलेंगे, क्रेडिट मतलब कि जैसे 4 क्रेडिट मिल गए, 6 क्रेडिट मिल गए, 7 क्रेडिट मिल गए, है ना। कोई एक कोर्स को कंप्लीट करा, मान लो मैंने 1 साल का एक कोर्स करा, उससे मेरे को 4 क्रेडिट मिले, ठीक है। तो उसको मैं अपने एपीएस स्कोर में ऐड करवा लूंगी, ठीक है, ट्रांसफर करवा लूंगी अपने कोई और कोर्सेज में, जो एपीएस स्कोर होता है ना अपना, उसमें ऐड करवा लेते हैं वो। तो देखिए, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या होता है, एक डिजिटल डिपॉजिटरी होती है, मतलब एक ऐसी जगह होती है जहां पर हम क्या कर सकते हैं, दैट हाउस द रिकॉर्ड ऑफ द क्रेडिट दैट ईच स्टूडेंट हैज रिसीव्ड, कि अपनी आज तक की एजुकेशन की जर्नी में मैंने कितने क्रेडिट को रिसीव करा है, उन सब का रिकॉर्ड रखेगा, उन सबको क्या करेगा, वहां पर जमा करेगा। मैंने जैसे मान लो एक कोर्स करा बीए, हाँ वैसे तो बीए का नहीं होता है, फिर भी एग्जाम्पल के लिए, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने बीए का कोर्स करा है, तो उसके 4 क्रेडिट मिले हैं, मान लो एग्जाम्पल दे रही हूँ। एमए का कोर्स करा है, उससे मेरे को 6 क्रेडिट मिले हैं, ठीक है। तो इन सारे 6 और 4 कितने हो गए, 10 क्रेडिट है। 10 क्रेडिट का रिकॉर्ड, 10 क्रेडिट मेरे कहाँ पर जमा रहेंगे, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में रहेंगे। तो ये ही होता है वो, ठीक है, एक हाउस की तरह, एक रिपोजिटरी की तरह होएगा। तो आई होप कि आपको एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या होता है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। स्टूडेंट विल बी एबल टू एसेस देयर access their accounts and presented with several alternative for enrolling in the withdrawn from school university। ये कहता है कि स्टूडेंट है ना, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करता है, रुको एक मिनट, सॉरी थोड़ा गला खराब हो गया, पानी पी लेती हूँ फिर बताती हूँ। थोड़ा सा गला खराब है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है, सॉरी उस चीज के लिए। सर्दी काफी है ना यहाँ पे, अपने हरियाणा में तो हद से ज्यादा सर्दी है। 5 डिग्री 6 डिग्री यहाँ तक टेम्परेचर रहता है, इससे ऊपर तो जाते ही नहीं है, मुश्किल से रहता है। अब देखिए बताती हूँ, स्टूडेंट जो है ना, स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सेस देयर अकाउंट। स्टूडेंट है ना, वो अपने अकाउंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, जो भी अकाउंट उनका बना है। जैसे कि हम कोई भी चीज पे लॉग इन करते हैं तो हमारा अकाउंट बनता है ना। अब मेरा जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बन चुका है, ABC मेरा बन चुका है। जब मैं पीएचडी का फॉर्म अप्लाई कर रही थी ना, तो उसके लिए कंपलसरी था कि ABC अपनी आईडी होनी चाहिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की, जिसमें हमारे जो क्रेडिट है, कोर्सेज के जितने भी क्रेडिट मिलते हैं वो ट्रांसफर होते हैं। तो मैंने भी क्या करा था, अपनी आईडी बनाई थी इस पे, मेरे ईमेल आईडी डाल के, फोन नंबर डाल के, ओटीपी डाल के। तो इसमें क्या होता है, हम अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं और प्रेजेंट कर सकते हैं सेवरल अल्टरनेटिव फॉर इनरोलिंग इन विड्रॉन फॉर स्कूल यूनिवर्सिटी। और मैं क्या कर सकती हूँ, जो अलग अलग यूनिवर्सिटी में, अलग अलग स्कूल में मैंने क्या करा था, इनरोल करा था, अलग अलग स्कूल और यूनिवर्सिटी में मैंने इनरोल करा था, वहां से जितने भी क्रेडिट वगैरह मिले थे उनको मैं अलग अलग यूनिवर्सिटी में, अलग अलग स्कूल में, है ना, कोई और काम कर रही हूँ, कोर्स कर रही हूँ, तो उसमें भी ट्रांसफर कर सकती हूँ, है ना, अकाउंट को एक्सेस कर सकती हूँ। जैसे मान लो मेरे पास 4 या 7 क्रेडिट थे, तो मैंने उन क्रेडिट को ट्रांसफर कर लिया, किसी और यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रही हूँ, वहाँ के स्कोर में ऐड कर लिया। इन सब चीज़ों में मैं क्या ट्रांसफर भी कर सकती हूँ, ऐड भी कर सकती हूँ, इनरोल भी कर सकती हूँ, डिपॉजिट भी कर सकती हूँ। बस इतना सा ही था मेन तो इसका मीनिंग, कि क्या होता है ये, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, एकेडमिक क्रेडिट को ना हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट में थ्रू आउट इंडिया आर मैनेज बाय एकेडमिक। अभी कह रहा है जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं, है ना, हायर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, वो जो भी क्रेडिट वगैरह देते हैं ना, उनको कौन मैनेज करता है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट करता है। एक डिजिटल पोर्टल है जो कि किसने बनाया, यहाँ से ध्यान रखना, 1 मिनट में बता देती हूँ।
अब मैंने कल भी आपको बताया था क्लास में कि ये जो सारी स्लाइडें हैं ना वो क्या है, इंपॉर्टेंट स्लाइडें हैं। ये क्या है, इंपॉर्टेंट स्लाइडें। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन तो आपको पक्का मिलेंगे, माइंड मैप से जरूर मिलेगा, ठीक है। अकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट से तो आता ही आता है। तो किसने दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने दिया है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, माइटी ने, ऑर्गेनाइजेशन बिहाइंड द प्रोग्राम। किसने दिया था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने दिया था। और इसके पीछे कौन था, MEITY, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना। अब ABC अकाउंट बनाना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट को उसका नेम, उसका एड्रेस, उसका डिप्लोमा, उसका कोर्स डिटेल, ये सब चीज डालना होगा। एक स्पेशल ID और पासवर्ड उसके पास भेजा जाएगा ताकि वो वेरीफाई कर सके कि आपने कितनी क्रेडिट है आज तक अर्न किए हैं। मैंने आपको बताया था ना कि मैंने भी क्रिएट करी थी ID। तो पहले तो आप ये देखो, आपको अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का मतलब समझ में आया ना, कि जहां पर स्टूडेंट क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी से, स्कूल से, कोर्सेज से आपने जो भी क्रेडिट वगैरह अर्न करे हैं उन सब का रिकॉर्ड रखेगा, उन सबको डिपॉजिट रखेगा, आप वहां से ट्रांसफर कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो उन क्रेडिट को, है ना। बस इतना सही था ये इसका मतलब। फिर क्या था, फिर अब ये कहता है कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने करा, है ना। इसको मैंने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से क्रेडिट मिलते हैं, उसको कौन, डिजिटल पोर्टल है जो ABC है वो इसका रिकॉर्ड रखता है, वो मैनेज करता है। अगर ABC पे अकाउंट बनाने हैं तो हमें अब ID पासवर्ड वगैरह डिटेल डालनी पड़ेगी, है ना। और अब देखिए, स्टूडेंट कैन यूज दी ABC, स्टूडेंट है वो ABC को क्यों यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, अकाउंट्स खोलने के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। अकाउंट खोलेंगे तभी तो यूज करेंगे ना। दूसरा, फिर अगर कोई स्कूल में, कोई यूनिवर्सिटी में, कोई कॉलेजेस में, स्कूल नहीं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अगर हमें एंटर करना है, जैसे कि मुझे PhD में एडमिशन लेना था, PhD में एडमिशन लेना था, इसके लिए यूनिवर्सिटी में, तो मुझे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में ABC में ID बनानी पड़ी। अगर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हो एडमिशन तो आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। आप डिपॉजिट करना चाहते हो क्रेडिट को, रिकॉग्नाइज पहचानना चाहते हो, मेंटेन करना चाहते हो, अकुमुलेट यानी कि इकट्ठा करना चाहते हो, ट्रांसफर करना चाहते हो, वैलिडेट यानी कि देखना चाहते हो वैलिडेट है या नहीं है, रिडीम करना चाहते हो एकेडमिक क्रेडिट को, तो भी आप ABC को यूज करते हो। आप चेक करना चाहते हो कि मेरे पास कितने क्रेडिट इकट्ठे हो गए, तो उसके लिए भी आप यूज करते हो ABC को। अब आपको ABC पर ID बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप लॉग इन करोगे डिजी लॉकर में। डिजी लॉकर क्या होता है आपको पता है ना, डिजी लॉकर वो होता है जहां पर हमारे जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, डॉक्यूमेंट होते हैं वो सारे के सारे क्या हम रखते हैं। एक ऐप होती है ना, एक पोर्टल है, एक वेबसाइट है जो कि अपनी गवर्नमेंट ने दी है अपने को, ताकि यहाँ पर हम जो रिसर्चर हैं, जितने भी लोग हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट है वो रख सकें, सेफ रख सकें। हमारा जो आधार कार्ड है उससे रिलेटेड, उससे लिंक्ड जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट है वो अपने आप आ जाते हैं आधार कार्ड पोस्ट करने के बाद में, है ना। तो यहाँ पर अपने जितने भी सर्टिफिकेट, डिग्री वगैरह होते हैं उन सब का रिकॉर्ड रहता है, वो सारे रहते हैं डिजिटल लॉकर में। तो डिजी लॉकर पे हम लॉग इन करेंगे, फिर एजुकेशन सर्च करेंगे, क्रिएट करेंगे ABC ID, है ना। फिर हमारी जो सिलेक्ट करेंगे यूनिवर्सिटी को, क्लिक करेंगे जनरेट ABC ID पे। ऐसे ही मैंने किया था, डिजी लॉकर पे गई, एजुकेशन पे गई, ABC ID पे गई, और फिर मैंने मेरी यूनिवर्सिटी का नाम रख दिया और डाल दिया उसमें, और फिर मैंने जनरेट कर लिया, ठीक है। फिर इम्पोर्टेंस क्या है ABC की, इम्पोर्टेंस अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्या होता है, हम क्रेडिट को ट्रांसफर कर सकते हैं, कि कितने क्रेडिट मेरे बने, 4 बने, 6 बने, 10 बने, जितने भी बने हैं मैं देख सकती हूँ कितने इकट्ठे हो गए, है ना। किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एंट्री करना है, एग्जिट करना है तो वो काम आता है। कोर्सेज को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए काम आता है। इसमें क्या होता है, अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट होते हैं, मतलब कि अगर मैंने 6 महीने का कोर्स करा है तो मेरे पास 2 क्रेडिट हो गए इनको मैं। अब ये बात ध्यान रखना, ये पेपर में क्या आता है, पेपर में आता है कि जो ABC के क्रेडिट होते हैं वो हम कितने साल में ट्रांसफर कर सकते हैं, 7 साल में ट्रांसफर कर सकते हैं, 7 साल के बाद ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 7 साल में, 7 साल के अंदर अंदर हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट को क्या है, फ्रीडम मिल जाती है कि वो कोई भी एकेडमिक कोर्सेज को ना सिलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, उनके पास फ्रीडम हो जाती है कि वो कोई भी कोर्सेज को लेके स्टडी कर सकते हैं। इससे क्या हुआ, स्टूडेंट टू ड्रॉप आउट एनी ईयर देन एक्सचेंज द क्रेडिट अर्न सो फॉर इट इज ए विद ए सर्टिफिकेट डिप्लोमा इफ दे आर एलिजिबल। अब जो ABC आ गया ना, ABC से एक तो उनको कोर्सेज को सिलेक्ट करने में क्या आजादी मिलेगी, दूसरा क्या हुआ, अब स्टूडेंट है ना ड्रॉप आउट कर सकते हैं, मतलब कि अगर उन्होंने 1 साल का अगर कोई कोर्स करा है ना, तो 1 साल का कोर्स करने से उनको जितने भी क्रेडिट मिले हैं ना, वो उसको विद सर्टिफिकेट मिल जाएंगे इसके कारण। वरना क्या होता था, हमारी 2 साल की अगर कोई डिग्री थी, 1 साल हमने करी, 1 साल छोड़ दी, तो हमें कुछ भी नहीं मिलता था, ना सर्टिफिकेट, ना ही हमें
कोई वो मिलता था क्रेडिट। अब क्या हुआ, हमें क्रेडिट भी मिल जाएंगे और साथ ही साथ में जितने हमने अर्न करे वो क्रेडिट मिल जाएंगे और साथ में डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। और हम इस कारण क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट है अब क्या इनेबल हो गए हैं कि वो ड्रॉप आउट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं बीच में ही, कैन रिडीम द क्रेडिट एंड रीजॉइन द सेम और एनी अदर इंस्टीट्यूट इन द फ्यूचर एंड कंटिन्यू द एजुकेशन। अब क्रेडिट के कारण क्या कर सकते हैं, वो अपने क्रेडिट के कारण ना उसी कोर्स को दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं किसी उसी इंस्टीट्यूट में या फिर किसी अदर इंस्टीट्यूट में, उसी इंस्टीट्यूट में या फिर किसी अदर इंस्टीट्यूट में वो क्या कर सकते हैं, वो दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं उसी कोर्स को या फिर किसी अलग कोर्स को, रीजॉइन द सेम सॉरी सेम कोर्स को उसी सेम कोर्स को उसी एजुकेशन में, उसी इंस्टीट्यूशन में या फिर दूसरे इंस्टीट्यूशन में ना फ्यूचर में दोबारा से वो क्या कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है। कैसे, क्रेडिट को रिडीम करके कि मेरे 4 क्रेडिट है, इसके बदले आप क्या करो, मेरे को सेकेंड ईयर में लेने दो एडमिशन। फर्स्ट ईयर इसने कर ली थी, उसके 4 क्रेडिट इसको मिले थे, अब दोबारा से ये 2 साल बाद में आता है और कहता है मेरे को सेकेंड ईयर करने दो, 4 क्रेडिट ले लो, तो करने देंगे, ठीक है। इंस्टीट्यूट कैन नॉट कीप द स्टूडेंट इन द कोर्स अगेंस्ट विल दे देयर विल टू अर्न मनी। ये कहते हैं कि इंस्टीट्यूट कैन नॉट कीप द स्टूडेंट इन द कोर्सेज, ये कहता है कि इंस्टीट्यूट है वो स्टूडेंट को कोर्सेज में नहीं रख सकता है, कैसे, अगेंस्ट दे विल टू अर्न मनी, जब तक कि वो अर्न मतलब मनी के लिए नहीं रख सकता वो स्टूडेंट को कि हाँ भाई मनी कमाने हैं तो इसलिए उसको रखेंगे, ठीक है। बस इतना सा बात है, बाकी आई होप कि आपको एबीसी अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मैंने आपको एकदम बढ़िया तरीके से बताया है। मेरे को लगता नहीं कि किसी को भी कोई भी डाउट रहता होगा इसमें, ठीक है। वैसे तो इतना इतना इम्पोर्टेंट था, ज़्यादा नहीं था, ठीक है, कि एबीसी क्या होता है क्या नहीं होता है, बस ये इतना इम्पोर्टेंट था, फिर भी मैंने आपको डिटेल में करवा दिया। अब देखिए थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने में अपना कुछ नहीं जाता, कम पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम होएगी, कम पढ़ेंगे तो हम जीआरएफ नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे तो जीआरएफ तो करेंगे ही करेंगे, साथ में हमारी एआईआर ऑल इंडिया रैंक 1 लाने की भी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, साथ साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, किसी को पढ़ाएंगे तो भी हमें काम आएगा, साथ ही साथ में हम पीएचडी करेंगे, इंटरव्यू देंगे तो उसमें भी काम आएगा, ठीक है। साथ में सेट करेंगे या फिर पीएचडी करते हैं, पीजीटी करते हैं, टीजीटी करते हैं, बीकॉम सॉरी बीएड करते हैं, इन सब में भी काम आता है, ठीक है। तो नॉलेज ही बढ़ेगी आपकी, जाना कुछ नहीं आपका, ठीक है। देखिए, वन ऑफ स्टैचुरी बॉडी, स्टैचुरी बॉडी कौन सी होती है, जो गवर्नमेंट के एक्ट से बनती है, गवर्नमेंट के एक्ट से बनती है स्टैचुरी बॉडी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में, ठीक है, जो कि अपना यूजीसी है, इज एंटल टू प्रिजर्विंग द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन ऑफर्ड बाय इंडियन एजुकेशनल इस्टेब्लिशमेंट। ये जो एबीसी है वो एक स्टैचुरी बॉडी है जो कि यूजीसी के द्वारा बनाई गई है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, यूजीसी के द्वारा, कि ये एजुकेशन के स्टैंडर्ड को मेंटेन करे रखे, ठीक है। यूजीसी पीरियोडिकली डेवलप करती है सेवरल स्कीम फॉर क्वालिटी एश्योरेंस, की क्वालिटी एजुकेशन मिले लोगों को, रेंजेस फ्रॉम असेसिंग टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व इनोवेशन स्पेयर ऑफ एजुकेशन। सीधी सी बात है, ये बोल रहे हैं कि क्वालिटी एजुकेशन मिले, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन मिले, हर कोई एक्सेस कर सके और इनोवेशन आ सके अपनी टीचिंग में, बस ये बताना चाहता है। ये कहता है कि इनोवेशन लर्निंग इन्वायरमेंट बन सके, मतलब लर्निंग इन्वायरमेंट ऐसा हो जो इनोवेटिव हो, क्या हो, इनोवेटिव हो। अब इनोवेटिव ही तो चल रहा है, अब जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि फर्स्ट ईयर में किसी ने ड्रॉप कर दिया तो सेकंड ईयर में बाद में भी वो सेम इंस्टीट्यूशन या अदर इंस्टीट्यूशन में वो क्या ले सकता है, रीजॉइन कर सकता है, तो इनोवेटिव ही हो गया ना लर्निंग इन्वायरमेंट। पहले क्या था, 1 साल की छोड़ दी तो फिर दूसरे साल की भी अगर नहीं करता है तो वो 1 साल की बेकार जाती है, ऐसे होता था, अब ऐसे नहीं होता है, ठीक है। इट फैसिलिटेट फैकल्टी मैनेजमेंट क्रेडिट वेरिफिकेशन, अब क्रेडिट वेरिफिकेशन भी करवा सकता है स्टूडेंट की, है ना। और ये प्रायर टू डिलीवरिंग इनटू स्पेसिफिक लेट अस कंप्रीहेंड एबीसी, एबीसी के प्राइमरी गोल वगैरह देखो कि इनकरेज करता है स्टूडेंट को कि वो फोकस कर सके अपनी किस पे, टीचिंग, अपनी स्टडी पे फोकस कर सके, ठीक है। लर्निंग फ्रेंडली टीचिंग स्ट्रेटजी है, मतलब कि स्टूडेंट के लर्नर के अकॉर्डिंग बनी हुई है ताकि उनको आसानी हो सके, और वो मल्टी डिसिप्लिनरी स्ट्रेटजी अपना सके। मल्टी डिसिप्लिनरी मैंने आपको क्या बताया था कल की क्लास में, कि जो अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग एरिया है उससे रिलेटेड हो, है ना, उसको हम कर सके, मतलब अलग अलग कोर्सेज कर सकते हैं हम, ठीक है, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से कर सकते हैं हम, और स्टूडेंट है वो अपनी जो लर्निंग है अपनी स्पीड से कर सकते हैं। बस ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, पीएम नरेंद्र मोदी जी है, इन्होंने इंस्टीट्यूशन ये क्रिएट करा था, इन्होंने क्या की पहल करी इसकी एबीसी की, कब आया इंट्रोड्यूस कब करा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, एंड द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इज ए वाइटल पार्ट ऑफ पॉलिसी। अब ये बात ध्यान रखने की है, एग्जाम में आ सकती है
दोबारा से बोल रही हूँ मैं, सुनो अच्छे से कि यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो एबीसी है वो कब आया था, एबीसी कब आया था और किस में आया था। एबीसी है वो एनईपी 2020 का इसेंशियल पार्ट है, यानी कि जरूरी पार्ट है। एनईपी 2020 में इसकी बात की गई थी, एनईपी 2020 में एबीसी की बात की, यानी कि एबीसी को इंट्रोड्यूस किया गया। देखो एबीसी को इंट्रोड्यूस करा, एबीसी को हम लेके आए, ठीक है। और किसके कहने पर, नरेंद्र मोदी जी के कहने पर। तो ये एनईपी पॉलिसी का इंपॉर्टेंट पार्ट कौन है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ठीक है। फंक्शन क्या है इसके एबीसी के, इससे क्या करते हैं, ओपनिंग कर सकते हैं, क्लोजिंग कर सकते हैं, वैलिडेट यानी कि चेक करना कि सॉरी, अकेडमिक अकाउंट ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट के अकेडमिक अकाउंट है, अकेडमिक अकाउंट यानी कि उनकी अकेडमिक रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सर्टिफिकेट वगैरह सब चीज़ इसमें क्या होती है, हम अपलोड करते हैं, सब चीज़ अपलोड हो जाती है जो हमारे आधार से लिंक होती है। तो क्या होएगा, एबीसी आईडी में हमारा सारा रिकॉर्ड रहेगा रहेगा अकेडमिक का जितना भी है। सॉरी माफ करना, आज थोड़ा ज़्यादा ही मेरी गला खराब है, क्योंकि एक तो पहले से ही गला खराब, सर्दी की वजह से कुछ बोलते हैं ना तो फिर और ज़्यादा हो जाता है। इतनी आपको पता है पढ़ाते टाइम हमें जोर से बोलना पड़ता है, अदरवाइज क्या बच्चों को फिर वो टोन नहीं आती समझ में, क्योंकि हल्की हल्की आवाज़ में धीरे धीरे बोलेंगे तो वो पढ़ने का माहौल नहीं बनेगा, बोरिंग लगेगा, नींद का इन्वायरमेंट लगेगा, है ना। बोरिंग नींद वाला होगा तो पढ़ोगे कैसे। तो टीचर होता है उसको ज़्यादा तेज बोलना पड़ता है ताकि बच्चों को अच्छे से समझ, आज के बच्चे सोए ना। देखिए आगे पढ़ते हैं, उस चीज़ को इग्नोर करो, बैरियर को, और स्टडी पे फोकस करो। देखिए अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है, इसमें हम ओपनिंग कर सकते हैं, क्लोजिंग कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं अकाउंट्स को। इट विल कैरी आउट टास्क सच एज क्रेडिट अकोमोलेशन, मतलब सीधी सी बात है, हम हाँ, जो क्रेडिट है उनको इकट्ठा कर सकते हैं, उनको वेरीफाई करवा सकते हैं, उनको ट्रांसफर भी करवा सकते हैं, रिडीम भी करवा सकते हैं दूसरे कोर्सेज में, है ना। ये कोर्स, इसमें कौन कौन से कोर्सेज आते हैं, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से जो हमें क्रेडिट मिलते हैं उसमें ऑनलाइन कोर्सेज आ जाते हैं, डिस्टेंस मोड से हम कोई कोर्सेज करते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से हम करते हैं, वो सारे के सारे कोर्सेज है, उनसे अर्न क्रेडिट को हम डाल सकते हैं। और ये चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताई थी कि वैलिडिटी कब तक होती है एकेडमिक क्रेडिट की, वैलिडिटी है वो 7 साल तक है। कितनी, 7 साल तक, कि दी वैलिडिटी ऑफ दीज क्रेडिट earned by student will have to sell 7 years and help can redeem these credit। ये कह रहा है कि 7 साल के अंदर अंदर अपने क्रेडिट को वो क्या करा सकता है, रिडीम करा सकता है, 7 साल तक वैलिड है। अब कहते हैं क्रेडिट कैन बी रिडीम्ड एंड स्टूडेंट कैन सीक एडमिशन डायरेक्टली इन दी सेकंड ईयर एट एन यूनिवर्सिटी। ये मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ, देखो जो चीज़ मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ ना वही बार बार आ रही है कि ये जो अपने क्रेडिट है ना उनको वो डायरेक्टली रिडीम करवा के ना सेकंड ईयर में सीधा ही किसी यूनिवर्सिटी में क्या ले सकता है, एडमिशन ले सकता है। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, है ना, कि फर्स्ट ईयर छोड़ दिया, जो अकेडमी अपने क्रेडिट है उसके बदले में दूसरे साल में एडमिशन ले सकता है। 7 ईयर तक वैलिड है, वो रीज्वाइन कर सकता है 7 ईयर के अंदर अंदर, विद इन 7 ईयर के अंदर अंदर। ये ध्यान रखना कि 7 साल तक वैलिडिटी होती है क्रेडिट की, 7 साल के अंदर अंदर दोबारा ज्वाइन कर सकता है, 7 साल के बाद में 8वें साल में वो नहीं कर सकता है, ठीक है। अब है कि अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है वो कैसे वर्क करता है वो अपने को बताना है। ये सीधा ही है अपना कि ये आपको जो, जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि पीपल्स होते हैं यानी कि बच्चे होते हैं वो एबीसी में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, रूल को फॉलो करते हैं। फर्स्टली वर्क कहता है एबीसी अकाउंट बनाएंगे हैं हम, और इसमें हम अपनी इन्फॉर्मेशन डालेंगे, नाम डालेंगे, एड्रेस डालेंगे, कोर्स डिटेल डालेंगे, क्रेडिट कितने हैं वो डालेंगे, ठीक है, आईडी पासवर्ड ये सब चीज़ डालेंगे, क्रेडिट डिटेल अकाउंट और कोर्सेज की क्रेडिट की डिटेल डालेंगे, हमारी अकाउंट की डिटेल होगी, है ना, कोर्सेज होंगे सारे सारे, असेस एंड कंफर्मेशन क्रेडिट, असेसमेंट और कंफर्मिंग क्रेडिट, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन होगी कि ये क्या करेगा, कंडक्ट करेगा एनी टाइप ऑफ क्रेडिट अप्रेजल। अंदर की पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बता रही हूँ ना आपको, आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट था मैंने आपको डीप में बता दिया। अब ये एक्स्ट्रा स्लाइड है क्या क्या काम करता है, ठीक है, इसमें हम कोर्सेज वगैरह डिटेल डालते हैं, टाइप ऑफ कोर्सेज। अभी ये देख सकते हो आप, कोर्सेज कौन से होते हैं, ऑनलाइन भी होते हैं, ऑफलाइन भी होते हैं, बहुत टाइप के होते हैं, है ना। कुछ इम्पोर्टेंट वन इंक्लूड नेशनल स्कीम, कुछ इंपॉर्टेंट इसमें जो इंक्लूड है वो देख लो आप, एनपीटीईएल, स्वयं और वी लैब, इनके कोर्सेज है वो भी इसमें अवेलेबल होते हैं। एबीसी कवर क्या करता है, ऑल टाइप ऑफ कोर्सेज को, जिसमें डिस्टेंस लर्निंग भी है, जो स्टूडेंट को ना हर पॉसिबल तरीके में स्टडी करने के लिए क्या बोलेगा, मोटिवेट करेगा।
ठीक है, तो आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। ये भी बस एक्स्ट्रा स्लाइड है, मैं लिख देती हूँ एक्स्ट्रा स्लाइड है, ये पढ़ो ना पढ़ो आपकी मर्जी है, यहाँ से कुछ नहीं आने वाला, फिर भी आपकी नॉलेज थोड़ी सी बढ़ने के लिए मैंने दे दिया था। और यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आ सकता है कि NPTEL के कोर्सेज आते हैं, इसमें नहीं आते, स्वयं के वी लैब के आ जाते हैं, सारे टाइप के कोर्सेज को करेगा, है ना। क्रेडिट वैलिडिटी आपको बता ही चुकी हूँ मैं, 7 ईयर तक होती है, 7 ईयर के अंदर अंदर दोबारा ले सकते हो। तो ये अपना ABC हो गया, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। और देखिए आज का अपना पूरा का पूरा लेक्चर है 30 मिनट का, वो इसमें ही चला गया, ABC में ही। क्योंकि मैं आपको पता है एकदम डीप में समझाती हूँ कि आपको ऐसे फील ना हो कि बस ऊपर ऊपर से बता दिया, है ना। मेरा मोटो क्या है, मेरा मोटो है कि मैं आपको कंप्लीट कोर्स करवाऊँ बिल्कुल डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ में, ठीक है। कंप्लीट कोर्स करवाऊँ बिल्कुल डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ में, जैसे कि पेड कोर्सेज करवाए जाते हैं। मैंने जब खुद नेट की तैयारी करी थी तो मैंने क्या करा, मैंने पेड कोर्सेज लिया था, वैसे ही पेड कोर्स मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा रही हूँ, ठीक है, फ्री में प्रोवाइड करवा रही हूँ। 14,000 मैंने पे करे थे एक बार के कोर्स के लिए, और यहाँ पर मैं आपको फ्री में करवा रही हूँ। तो इस चीज़ की वैल्यू करके आप प्लीज़ अच्छे से पढ़ना, और मेरे एफर्ट के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। देखिए टीचिंग एड्स, वैसे मैं आपको करवा चुकी हूँ टीचिंग एड्स, फिर भी बता देती हूँ टीचिंग एड्स क्या होता है। टीचिंग एड्स वो टूल होते हैं जो टीचर को हेल्प करते हैं कि वो स्टूडेंट को अच्छे से लर्न करवा सके, टीचिंग को इफेक्टिव बना सके, है ना। मतलब कि टीचिंग को अच्छा बनाने के लिए, टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए यूज होने वाले जितने भी टूल्स होते हैं, चाहे वो ऑडियो हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो, इन सबको क्या बोलेंगे, टीचिंग एड्स, ठीक है। अब टीचिंग के एड्स ट्रेडिशनल देखें तो पहले क्या होता था, ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड पर भी टीचिंग करवाने के लिए हेल्प करता था। टेक्स्ट बुक होगी, चार्ट, पिक्चर, पोस्टर, मैप, एटलास, ग्लोब्स, फ्लैश कार्ड होते थे, ग्लोब वगैरह हम यूज करते थे ना। फ्लिपकार्ट है वो छोटी छोटी जैसे नोट्स होते हैं वैसे। वर्कशीट होगी, साइंस लैब होगी, मटेरियल मॉडल हो गए, क्रॉसवर्ड पजल्स होगी, क्विजेज, स्टोरी टेलिंग करते थे, ड्रामाटाइजिंग मतलब नाटक वगैरह करते थे, वन एक्ट प्ले हम रोल प्ले करते थे, डायरेक्ट डिक्शनरी यूज करते थे, इंसाइक्लोपीडिया यूज करते, रेफरेंस बुक करते। इससे क्या होता था, ये ट्रेडिशनल मेथड थे। हमें टीचर को ना टीचिंग करवाने में, लर्निंग करवाने में हेल्प मिलती थी, तो इनको हम बोलते थे टीचिंग एड्स, टीचिंग टूल्स। अब नए जमाने के कौन से आ गए, ऑडियो विजुअल में कि टेलीविजन आ गया, कंप्यूटर आ गया, स्लाइड प्रोजेक्टर आ गए, वीडियो हो गए, कैसेट्स आ गई, फिल्म्स आ गई, है ना। इसके थ्रू हम लर्निंग करवाते हैं, लर्निंग है वो और ज्यादा ईजी हो जाती है। फिर है आउट विजुअल में आ जाएगा। ये तो था ऑडियो विजुअल, जिसमें ऑडियो भी सुनाई देते, विजुअल भी है। विजुअल में अगर हम देखेंगे, आउटलाइन चार्ट हो गए, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट हो गए, टेबुलर चार्ट हो गए, फ्लो चार्ट होगी, है ना। तो ये सारी चीजें आ जाएगी। टीचिंग हेड क्या, एड्स क्या करती है, हेल्प करती है स्टूडेंट को कि वो अच्छे से पार्टिसिपेट करे उस अपनी लर्निंग प्रोसेस में, है ना। अच्छे से सुने, अच्छे से देखे, सेंस करे, और अपनी कॉग्निटिव स्किल है डेवलप कर सके, अपना जो ज्ञान है, अपनी नॉलेज है, सुन कर देख कर क्या कर सके, और ज़्यादा कॉम्प्रीहेंड कर सके, अपनी स्किल को बढ़ा सके, इफेक्टिवली तरीके से लर्न कर सके, ठीक है। तो टीचिंग एड्स ही होते हैं। देखिए इसमें बताती हूँ आपको, टीचिंग एड्स में देखो ऑडियो में आ गया, रेडियो का यूज़ करके टीचिंग करवाते हैं, ग्रामोफोन का, लिंगोफोन का, टेप रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ें, है ना। विजुअल एड में चार्ट, पिक्चर, मॉडल, मैप, प्रोजेक्टर आ गए। ऑडियो विजुअल में टेलीविजन, ड्रामा, साउंड, मोशन फिल्म, ये सारे आ गए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। एक मिनट में देखती हूँ कितने पेजेस रहे हैं, या तो इसके लिए दूसरी क्लास लूँ या फिर मैं आपके लिए इसी क्लास में सारा कंप्लीट करवा देती हूँ, है ना। आप अगर पढ़ोगे तो मैं आज ही सारा कंप्लीट करवा देती हूँ, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर मैं कल करवाऊंगी, क्योंकि आप नहीं पढ़ते हो फिर मेरे को मोटिवेशन नहीं मिलता है पढ़ाने का। आप पढ़ोगे, आप लोग देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो सब्सक्राइब कर दिया करो, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है, अच्छी लग रही है वीडियो, और ज़्यादा बेहतर इम्प्रूवमेंट करूँ मैं, है ना। देखो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है, ये किसने दिया, ये ध्यान रखना, ये आता है पेपर में, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है। किसने दिया, लेव वाइगोट्स का ही नहीं दिया, किसने, लेव वाइगोट्स का ही नहीं दिया। इसको JPD भी बोलते हैं कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ये क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट है, थ्योरी ऑफ लर्निंग ऑफ डेवलपमेंट, मतलब बच्चा लर्न कैसे करेगा, कैसे डेवलप करेगा। ये क्या डिस्क्राइब करती है, डिफरेंस बिटवीन एन इंडिविजुअल लर्नर कैपेसिटी फॉर इंडिपेंडेंट वर्क। ये कहती है
कि जो इंडिविजुअल लर्नर होते हैं, अकेला लर्नर होता है, मतलब अकेले तरीके से इंडिपेंडेंटली सीखता है, उसकी क्या कैपेसिटी होती है ना। एंड देयर कैपेसिटी टू गाइड टू कोऑपरेटिव वर्क, मतलब कि एक एक पर्सन है, एक लर्नर है, वो अकेला सीखता है तब उसकी कैपेसिटी क्या होती है, और वो मिलकर सीखता है, कोऑपरेटिव वर्क करता है, उसको गाइडेंस दी जाती है, तब वो सीखता है, उसकी क्या कैपेसिटी होता है। मतलब कि अकेले सीखने की और किसी के साथ मिलकर, अलोन अकेला कोई काम करेगा, अकेला सीखेगा, या फिर किसी के साथ मिलकर विद वर्क करेगा, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है उनकी कैपेसिटी में, उसको बोलते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, ये डिस्क्राइब करता है रेंज ऑफ स्किल्स वन कैन एग्जीक्यूट अंडर द डायरेक्शन ऑफ एक्सपर्ट बट इज स्टिल अनेबल टू डू ऑन दिस ओन। ये कहता है कि वो रेंज क्या है, वो रेंज क्या है जिसके अंदर एक पर्सन है, वो अकेला काम करेगा, अकेला काम करेगा, एग्जीक्यूट करेगा अंडर द, अकेला तो काम करेगा वन स्किल, लेकिन किसी की डायरेक्शन के अंदर काम करेगा, बिना उसकी डायरेक्शन के ना वो अच्छे से काम नहीं कर पाता। इसको मैं यहाँ पे चार्ट से बताती हूँ। देखिए, ये बच्चा है, वट कैन आई डू, वो देखता है मैं क्या कर सकता हूँ, फिर वो देखेगा वट कैन आई डू विद हेल्प, किसी की हेल्प के साथ में वो कैसा काम करेगा, मान लो इतना काम करे किसी की हेल्प के कारण। वट कैन आई, वट आई कांट डू, मैं क्या नहीं कर सकता, पहले वो देखेगा कि मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, मेरे से ना टीचिंग एप्टीट्यूड बिल्कुल होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। बच्चा पहले स्टार्टिंग में यही सोचता है, क्या सोचता है, इंडिपेंडेंट होता है वो, जब वो अकेला होता है, इंडिपेंडेंट होता है, जैसे आप भी होंगे, आपने नेट जेआरएफ की तैयारी करना स्टार्ट करी होगी, आपने बुक खोली होगी या सिलेबस देखा हो, उसमें देखा होगा टीचिंग एप्टीट्यूड, अरे ये क्या है, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, मैं कर ही नहीं सकता, ऐसे सोचा होगा। बट आई कैन डू, मतलब मैं नहीं कर सकता, आई कांट, मैं नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखा, फिर इसने देखा वट आई कैन डू विद हेल्प, फिर आपने सोचा कि यूट्यूब पे एक नई टीचर आई है जो कि जेआरएफ निशा इनसाइट पर फ्री में इतनी अच्छे से पढ़ाती है, फ्री में इतने अच्छे से पढ़ाती है, तो मैं इससे पढ़ के कितना सीख सकता हूँ, वट आई कैन डू, मैं क्या कर सकता हूँ विद हेल्प, यानी कि इसकी हेल्प से मैं कितना सीख सकता हूँ, है ना। पहले हेल्प की जरूरत पड़ी आपको, बाद में आपने क्या देखा, आपने इससे अच्छे से पढ़ लिया, जेआरएफ नीचे इनसाइट से पढ़ के जेआरएफ क्लियर कर लिया, नेट क्लियर कर लिया, उसके बाद में देखोगे वट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अब ना बाकी बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, मैं प्रोफेसर बन सकता हूँ, है ना, मैं भी अपना यूट्यूब चैनल खोल के बच्चों को फ्री में प्रोवाइड करवा सकता हूँ क्वालिटी एजुकेशन, फिर आप ये सोचोगे, है ना। तो ये ही जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है लेव वाइगर्ट्स का ही, इसमें बोलता है कि बच्चा है वो किसी के साथ कितना सीखेगा, और एक तो किसी के साथ कितना सीखेगा यानी कि उसकी हेल्प से कितना सीखेगा, एक किसी के बिना कितना सीखेगा, उसकी विदाउट हेल्प के, यानी कि विद हेल्प और विदाउट हेल्प, यानी कि विदाउट हेल्प ये इसमें आ जाएगा, और इसमें आ जाएगा विद हेल्प, विद हेल्प किसी की कितना सीखेगा, विदाउट हेल्प कितना सीखेगा, है ना। इस दोनों में डिफरेंस जो होता है ना उसको बोलेंगे जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जो कि लेव वाइगोट्स्काई ने दिया है। ठीक है, ये देखिए जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है, व्हाट नीड्स टू बी डन टू टेक द लर्नर वेयर द नीड्स टू बी, कि बच्चों की नीड क्या है, कहाँ पर वो जाना चाहता है, कैसे जाना चाहता है। जोन ऑफ अचीव डेवलपमेंट वेयर द लर्नर इज राइट नाउ। अब देखिए 1 मिनट में इसको क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ आपको, क्योंकि अभी थोड़ा सा खिचड़ी बना दी मैंने, है ना। खानी है क्या आपको, भूख लगी है तो खा लो। देखिए अनजोक कर रही हूँ, थोड़ा सा हंसी मजाक चलता है, बच्चे बोर नहीं होंगे क्लास में, है ना, वरना सोचेंगे खड़ूस टीचर है, कब से पढ़ाई जा रही है, बोल नहीं रही है। खड़ूस नहीं हूँ मैं। हंसी मजाक कर लूँ बट आपका टाइम खराब होएगा, इस वजह से नहीं करती। देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, व्हाट नीड्स टू बी डन, क्या करने की जरूरत है, क्या करने की जरूरत है, टू टेक द लर्नर वेयर ही नीड्स टू बी। ये कहता है कि जहां पर वो पहुंचना चाहता है, बच्चा जहां पर पहुंचना चाहता है, जैसे कि हम जेआरएफ पर पहुंचना चाहते हैं, जेआरएफ पर पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए क्या करने की जरूरत है, क्या करने की जरूरत है, जेआरएफ निशा इनसाइट है, उस चैनल के साथ जुड़ने की जरूरत है, जेआरएफ निशा इनसाइट है, चैनल के साथ जुड़ने की जरूरत है आपको, जेआरएफ करना है तो क्या करना है, करने के लिए क्या करने की जरूरत है वो देखेंगे, यानी कि व्हाट आई कैन डू विद हेल्प, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जेआरएफ क्रैक कर सकता हूँ या जेआरएफ क्रैक कर सकती हूँ, इसके साथ हेल्प लेके, निशा की हेल्प लेके, निशा मैम की हेल्प लेके, जो भी आप मेरे को मानते हो, निशा मैम, निशा दीदी, जो भी मानते हो, तो उसके साथ निशा की हेल्प लेके आप कितना सीख सकते हो, है ना, वो देखोगे। फिर आपने देखा हेल्प ली, हेल्प लेने के बाद में आपने अचीव कर लिया, आपको जेआरएफ मिल गया,
आपने अचीव कर लिया, आपको जेएफ मिल गया। अब देखोगे वेयर द लर्नर इज राइट नाउ, अब देखोगे आप व्हाट आई कैन डू, यानी कि आपके पास जेआरएफ आ गया। अब देखोगे अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं प्रोफेसर बन सकता हूँ, अब मैं पीएचडी कर सकता हूँ, अब मैं बाकी बच्चों को वाईटी पे पढ़ा सकता हूँ, है ना। तो ये सारी चीजें, आई होप कि आपको जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट तो अच्छे से आ गया होगा, इसको आप कभी नहीं भूलोगे अब, है ना। देखिए यहाँ पर ये देखता है कि अकेला क्या कर सकता है, किसी हेल्प से क्या कर सकता है। फॉर इंस्टेंट ए टीचर माइट बिगिन बाय हैविंग द क्लास आंसर बेसिक क्वेश्चंस ऑन देयर ओन, कि एक टीचर है वो स्टार्ट कर सकता है क्लास में बेसिक क्वेश्चन आंसर से, है ना। उसके बाद में प्रोग्रेसिवली इंट्रोड्यूस मोर डिफिकल्ट क्वेश्चन वाइल ऑफरिंग असिस्टेंट व्हेन रिक्वायर्ड, कि स्टार्टिंग में जो टीचर होएगा वो क्या करेगा, स्टार्टिंग में जो टीचर होएगा ना बच्चों से इजी इजी क्वेश्चन करेगा, है ना। धीरे धीरे इजी से टफ पे जाएगा और थोड़ी थोड़ी गाइडेंस प्रोवाइड कराएगा, फिर थोड़ी और टफ क्वेश्चन पे जाएगा, गाइडेंस को क्या कर देगा, हटा देगा, गाइडेंस को क्या कर देगा, हटा देगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ, 1 मिनट रुको, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेती हूँ तो मैं यहाँ पे अच्छे से समझा पाऊंगी आपको, तो ब्लैंक पेपर मिल जाएगा मेरे को। देखिए जो ये टीचर है क्या करेगा, सबसे पहले ना इजी इजी क्वेश्चन पूछेगा, इजी इजी क्वेश्चन पूछेगा, है ना बच्चों से। ये बच्चा है, ये आंसर दे देगा, है ना। फिर थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेगा, साथ साथ में क्या प्रोवाइड कराएगा, साथ साथ में सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा, कुछ हिंट दे दिया, है ना, कुछ मोरल इनको क्या थोड़ा सा मोटिवेशन दे दिया, तो बच्चा बचा पाएगा। तो बच्चा खुद से कितना कर रहा है ना, प्लस में सपोर्ट के साथ कितना कर रहा है। फिर धीरे धीरे क्या करेगा, वो डिफिकल्ट पूछेगा टीचर, लेकिन क्या कर देगा, रिमूव कर देगा सपोर्ट को, रिमूव कर देगा सपोर्ट को। अब देखेगा बच्चा कितना सीख रहा है, फिर देखेगा विद हेल्प कितना सीख रहा है, विद टीचर की हेल्प, है ना, विद टीचर की हेल्प कितना सीख रहा है। फिर देखेगा विदाउट हेल्प कितना सीख रहा है, विदाउट हेल्प कितना सीख रहा है ना। इन दोनों में डिफरेंस है, वो हो गया जेपीडी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, है ना। आ गया ना आपको समझ में अब। देखिए बस ये ही था जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यही इसने बोला है, बार बार यही चीज बोल रहा है वो। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या बोला है, ये वेरी टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि पहले सपोर्ट प्रोवाइड करेगा फिर सपोर्ट हटा के देखेगा, तो टाइम कंज्यूमिंग लगता है ना, है ना। ये लिमिटेशन होगी, इट देन मे नॉट बी इनफ इंस्ट्रक्टर। अब ये क्या है, इसकी लिमिटेशन है, क्या है, लिमिटेशन है कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है, इसमें टाइम बहुत लगता है, और हमारे पास ये पॉसिबल भी नहीं होता कि इतने सारे एजुकेटर हो सके जो ईच स्टूडेंट को क्या कर सके, ईच स्टूडेंट को ना गाइड कर सके, हर किसी को हेल्प दे, फिर हेल्प हटा ले, सपोर्ट दे, मतलब कि एक एक स्टूडेंट पर ध्यान दे, इतने इंस्ट्रक्टर इतने एजुकेटर भी नहीं होते हैं हमारे पास। इंस्ट्रक्टर नीड टू प्रॉपरली ट्रेन टू गेट द फुल बेनिफिट, और यहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर होते हैं ना उनको प्रॉपर ट्रेन करा जाना चाहिए। मतलब कि एक तो हमारे पास एक टाइम कंज्यूमिंग है, इतने एजुकेटेड भी नहीं होते कि ऐसा कर सके, ऐसी टीच करवा सके, और दूसरा अगर एजुकेटर होते हैं तो उनको ट्रेनिंग नहीं मिली होती, तो प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ताकि उनसे फुल बेनिफिट ले सके, ठीक है। और ये इजी भी है कि मिस जज कर सके हम स्टूडेंट को जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट में, ठीक है, हम मिसअंडरस्टैंडिंग होने की भी हमारी संभावना रहती है यहाँ पे। टीचर नीड टू टेक एन इंडिविजुअल स्टूडेंट नीड इनटू अकाउंट, टीचर को यहाँ पर हर एक स्टूडेंट को ना पर्सनलाइज्ड गाइडेंस देनी पड़ेगी, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस देनी पड़ेगी, हर एक स्टूडेंट को ध्यान में रखना होगा, जो कि इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये था अपना जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। आई होप कि आपको जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट ABC ये तो एकदम अच्छे से इतना क्लियर हो गया होगा ना कि आपको दोबारा से कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। देखिए आज मैंने भले ही आपको थोड़े कम टॉपिक करवाए हैं, क्योंकि अभी टाइम हो जाएगा, 2 मिनट और लूंगी, इतने में अपना 1 आवर्स तो हो ही जाएगा, फिर ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी तो आप देखोगे नहीं, है ना। ज़्यादा बड़ी वीडियो देखते हुए आपको नींद आने लगती है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आज क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी का कल कर लें, है ना। कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपना ही घर है, अपना ही सब कुछ है, आराम से हम कर लेंगे, सिलेबस भी कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। पहले हमने क्या पढ़ा, माइंड मैप पढ़ा, क्या पढ़ा, माइंड मैप पढ़ा। माइंड मैप में क्या होता है, एक सेंट्रल आइडिया होता है, उसके चारों ओर क्या, हम अपने कॉन्सेप्ट को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को ब्रांचेस के रूप में दिखाते हैं, डायग्राम के रूप में दिखाते हैं, ये माइंड मैप था। फिर हमने क्या पढ़ा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जहाँ पर हम अपने जो क्रेडिट है कोर्सेज के ट्रांसफर कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, है ना। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने इसको क्या करा था, डेवलप करा था, इंट्रोड्यूस करा था, NEP 2020 में लेके आए थे इसको।
7 ईयर तक वैलिडिटी होती है कि हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं क्रेडिट को, दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर एनपीटीईएल, स्वयं, वी लैब आ गए थे। फिर हमने देखा टीचिंग एड्स क्या होते हैं, जो टीचिंग में हेल्प करते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हमने देखा, जो लेव वाइगोट्स्काई ने दिया था, है ना? ये हमने इसे पढ़ा था। देखो थोड़ा सा रह गया ये, या वैसे तो बताया कि मैंने 2 इजी। सबसे पहले तो स्टूडेंट है वो किससे, स्टूडेंट है टीचर की हेल्प से, विदाउट हेल्प, मतलब स्टूडेंट है उसकी कोई हेल्प नहीं करेगा। जो मैंने आपको बताया था ना, वो बच्चा बना के देखो, याद करो वो यहाँ पर आपको मैंने स्लाइड बना के दिखाई थी, है ना? वही चीज़ बता रहा है कि पहले एग्जीक्यूशन पूछेगा, देखेगा बिना किसी हेल्प के कैसे करेगा, फिर देखिए थोड़ा टफ, प्लस में सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और देखेगा कि कितना उसने सीखा है। फिर बाद में क्या कर लेगा, बाद में उसको सपोर्ट नहीं देगा। तो यहाँ पर एक चीज़ देखने लायक है, क्या चीज़ है वो मैं आपको बताती हूँ। 1 मिनट रुको, ये थोड़ा-सा हैंग हो रहा है, तो काफ़ी टाइम हो गया ना इसको चलते हुए। देखिए, ये एरिया वो है जहाँ पर वो पहुँच सकता है विदाउट हेल्प। विदाउट हेल्प इंक चेंज करने दो। हुँ। यहाँ पर ये वो एरिया जहाँ पर वो विदाउट हेल्प पहुँच सकता है। यहाँ पर वो टीचर की हेल्प से पहुँच सकता है, और ये वो एरिया है जो बियॉन्ड है उसके। वहाँ पर पहुँचना नहीं चाहता, लेकिन टीचर की सपोर्ट से टीचर उसको सिखा देगा तो वो पहुँच जाएगा। टू हार्ड जोन बियॉन्ड द स्टूडेंट एबिलिटी, स्टूडेंट की एबिलिटी से बियॉन्ड है, पहुँच नहीं सकता, ऐसा एरिया है। ठीक है? तो यहाँ पर टीचर पेरेंट हो सकता है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, स्कैफोल्डिंग, बस इतना ठीक है, मैंने आपको पढ़ा ही दिया। ये इंडिपेंडेंटली अकेला क्या कर सकेगा, है ना? और गाइडेंस दी जाएगी तब क्या करेगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में। और ये वो एरिया जहाँ पर कांट डू इवन विद गाइडेंस, यहाँ पर कितने भी सपोर्ट दे दे वो कभी पार ही नहीं कर पाएगा एरिया, है ना? ऐसी चीज़, जो चीज़ वो कभी अचीव नहीं कर पाएगा, ये वो एरिया है। ये वो एरिया जहाँ पर वो कभी नहीं जा पाएगा, है ना? बस ये इतना ही था। तो क्या बोलते हो, थोड़ा और करवा दूँ या फिर इतना ही करवाऊँ, बताइए? आपके ऊपर डिपेंड है, मैं तो बोलती जाऊँगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। देखती हूँ कितने पेजेस बचे हैं, है ना? 511 पे हुए हैं अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ, काफ़ी बचे हैं, तो एक काम करते हैं, बाकी कल की वीडियो में करेंगे, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड सुनो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, और कमेंट में बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, बाय बाय।